नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दृष्टि आईएएस के मई महीने का मैगजीन जो अप्रैल माह में प्रकाशित हुआ था, उस मैगजीन के एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, आपराधिक न्याय सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा आपराधिक कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। 2. इसका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों में सुधार करना है। तीसरा कथन है, नीति आयोग ने अपनी 146वीं रिपोर्ट में आपराधिक कानूनों में संशोधन की अनुशंसा की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर है। आपराधिक न्याय सुधार के संदर्भ में इसका कौन कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 2, यानी इसके अंतर्गत सरकार द्वारा आपराधिक कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। और दूसरा सही है, जो कि इसका उद्देश्य अर्थात आपराधिक न्याय सुधार का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों में सुधार करना है। प्रश्न संख्या 2, आपराधिक न्याय संशोधन अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस अधिनियम द्वारा आईपीसी में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। दूसरा कथन है, इस अधिनियम के तहत महिला के बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। तीसरा कथन है, इस अधिनियम को निर्भया अधिनियम भी कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। इसका सही उत्तर है केवल 1 और 3। तो आपराधिक न्याय संशोधन अधिनियम 2013 के संबंध में कौन कौन से सही है? तो पहला इसका सही है, जो कि इस अधिनियम द्वारा आईपीसी में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अर्थात आपराधिक न्याय संशोधन अधिनियम 2013 में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं और इसी अधिनियम को 2013 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को निर्भया अधिनियम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कथन 1 दिया गया है, लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। बी, यह संहिता पूरे भारत में लागू होती है। सी, इस संहिता के अंतर्गत भारत के साथ साथ भारत की सीमा के बाहर किए गए अपराधों में भी सजा दी जा सकती है। डी, इस संहिता के प्रावधान भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किसी भारतीय नागरिक द्वारा किए गए अपराध लागू नहीं होंगे। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में। तो इस संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी गलत है और ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सही है। तो इसमें गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4, इंडिया डाटा अभिगम्यता एवं उपयोग नीति 2022 की किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया डाटा अभिगम्यता एवं उपयोग नीति 2022 जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पहली, बी चौथी, सी छठी, डी 7वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7वीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था को
अनुसूची के अंतर्गत, किस अनुसूची के अंतर्गत, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 6, इंडिया डाटा काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाई वैल्यू डाटा सेट की पहचान के लिए फ्रेमवर्क का निर्धारण इंडिया डाटा काउंसिल द्वारा किया जाएगा। दूसरा है, सभी मंत्रालयों एवं विभागों को हाई वैल्यू डाटा सेट की पहचान, संग्रहण एवं प्रकाशन करना होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। इंडिया डाटा काउंसिल के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? तो पहला कथन सही है, जो कि हाई वैल्यू डाटा सेट की पहचान के लिए फ्रेमवर्क का निर्धारण इंडिया डाटा काउंसिल द्वारा किया जाएगा। और दूसरा भी सही है, जो कि सभी मंत्रालय एवं विभागों को हाई वैल्यू डाटा सेट की पहचान, संग्रहण एवं प्रकाशन करना होगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, अर्थात कौन गलत सम्मिलित है? पहला है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। बी अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 16 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर डी 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये नहीं होगा। तो यहाँ पे सही था अनुच्छेद 14, 15 और 17 सही है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, 15 धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध और 17 भी सही है, जो कि अस्पृश्यता का अंत के संबंध में है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 के मसौदे पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, बी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 के मसौदे पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? याद रखिए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय। भारत में चिकित्सा उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अब तक भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत विनियमित किया जाता है। दूसरा है, वर्तमान में भारत बाजार में उपलब्ध 80% चिकित्सा उपकरणों का निर्माण भारत में ही किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है, ये गलत है। तो भारत में चिकित्सा उपकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? तो पहला सही है, कि अब तक भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत विनियमित किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पश्चिमी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए की गई थी। दूसरा है, जो कि इस बैंक का उद्देश्य सतत विकास को केंद्र में रखते हुए एशिया में हरित अवसंरचनाओं एवं आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। तीसरा कथन है, जो कि भारत इस बैंक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 2, सी बी ऑप्शन नंबर बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर होगा? 10 का होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही नहीं है, बाद बाकी सभी सही है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संबंध में पहला और दूसरा कथन सही था, लेकिन तीसरा कथन गलत है। प्रश्न संख्या 11, भारत ओमान सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत और ओमान के बीच वर्ष 2022 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े हुए सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
दूसरा कथन है जो कि 2022 से 25 की अवधि के लिए इस सहयोग कार्यक्रम में समुद्री प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। भारत ओमान सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है जो कि भारत और ओमान के बीच वर्ष 2022 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े एक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रश्न संख्या 12, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत में केंद्रीय संचार मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव द्वारा नई दिल्ली में ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं दूसरा कथन है जो कि ITU विश्व अर्थव्यवस्था मंच WEF के विशेष एजेंसी है। तीसरा कथन है यह समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन हेतु कानूनी एवं वित्तीय ढांचा प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी है केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 2 जो है वो गलत है, बाद बाकी 1 और 3 सही है। ITU के संबंध में ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है और 2 गलत है। प्रश्न संख्या 13, बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है हाल ही में एक समझौता ज्ञापन MOU के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया गया है। दूसरा कथन है इस परियोजना की परिकल्पना बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर 3, इस समझौते के अंतर्गत केवल कार्गो वाहनों के विनियमन का प्रावधान किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही नहीं है? तो केवल 2 और 3 गलत है, बाद बाकी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही था लेकिन 2 और 3 गलत था। तो बंगाल भूटान भारत नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में सही है जो कि हाल ही में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया गया है। प्रश्न संख्या 14, भारत जापान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा है जो कि भारत द्वारा भारत में अगले 5 वर्षों में 3.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। तीसरा कथन है जो कि दोनों देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। तो भारत जापान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में तीनों कथन सही है। पहला कौन सा कथन सही था? जो कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा भी सही है जो कि भारत द्वारा भारत में अगले 5 वर्षों में 3.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। तीसरा भी सही है जो कि दोनों देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन उत्तरी यूरोप का एक देश है जो उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में रूस से सीमा साझा करता है। बी, पश्चिम और उत्तर में यूक्रेन क्रमशः पोलैंड व बेलारूस से सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन दक्षिण में काला सागर से अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन यूरोपीय महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
जो कि सही नहीं है। बाद बाकी बी सी डी सही है। प्रश्न संख्या 16 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह संयुक्त राष्ट्र UN का प्रमुख न्यायिक अंग है। दूसरा है यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय का एक उत्तराधिकारी है। तीसरा है इसके पास अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सुपरिभाषित विधि है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। 1 और 2 कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में क्या क्या सही है? जो कि यह संयुक्त राष्ट्र UN का प्रमुख न्यायिक अंग है और यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय PCIJ का एक उत्तराधिकारी है। प्रश्न संख्या 17 जिनेवा कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह कन्वेंशन 1949 था। इसके अन्य प्रोटोकॉल वे अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिसमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम शामिल है। वहीं दूसरा कथन पहला जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान घायल एवं बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा कथन है जो कि दूसरा जिनेवा कन्वेंशन कब्जे वाले क्षेत्र सहित नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। तो जिनेवा कन्वेंशन के संबंध में इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो कौन सा सही है इस जिनेवा कन्वेंशन के संबंध में? 1 और 2, अर्थात जिनेवा कन्वेंशन यह कन्वेंशन 1949 तथा इसके अन्य प्रोटोकॉल वे अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिसमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम शामिल है। वहीं पहला जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान घायल एवं बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 18 PM केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रेन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है यह योजना उन बच्चों की सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक व दत्तक माता पिता को खो दिया था। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे सभी बच्चों को एक लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा जिसमें 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा। वहीं तीसरा कथन है जो कि यह योजना सिर्फ 29 मई 2021 तक कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक व दत्तक माता पिता को खोने वाले बच्चों को ही शामिल करती है। इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। तो PM केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रेन के संबंध में ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। अर्थात पहला क्या था PM केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रेन के संबंध में? तो यह योजना उन बच्चों की सहायता करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक व दत्तक माता पिता को खो दिया था। वहीं तीसरा भी कथन सही है क्योंकि यह योजना सिर्फ 29 मई 2021 तक कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक व दत्तक माता पिता को खोने वाले बच्चों को ही शामिल करती है। प्रश्न संख्या 19 स्त्री मनोरक्षा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निमहांस बंगलुरु के सहयोग से यह परियोजना शुरू की गई। वहीं दूसरा कथन है इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसका कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन गलत है। स्त्री मनोरक्षा के संबंध में 1 और 2 दोनों कथन गलत है। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम ने संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दूसरा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद की संरचना से संबंधित है जिसे उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है। तीसरा, चंडीगढ़ विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी निम्न सदन या लोकसभा में संसद सदस्य अर्थात MP
की एक भी सीट नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 केवल सही है। तो 1 और 2 क्या सही है? तो हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम ने संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और दूसरा भी सही है, जो कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद की संरचना से संबंधित है, जिसे उच्च सदन अर्थात राज्यसभा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, भारत की नई आर्कटिक नीति जिन 6 स्तंभों पर टिकी है उनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विज्ञान एवं अनुसंधान, बी आर्थिक एवं मानव विकास, सी शासन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डी जल संभरण और ओजोन संरक्षण। इस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात डी शामिल नहीं है। तो भारत की नई आर्कटिक नीति जिन 6 स्तंभों पर टिकी है उनमें कौन कौन से शामिल है? याद रखिएगा, विज्ञान और अनुसंधान है नई आर्कटिक नीति में, दूसरा है आर्थिक एवं मानव विकास और तीसरा है शासन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन ए है 1920 में भारत ने पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किया। बी भारतवर्ष 2013 से आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र है। सी आर्कटिक पृथ्वी के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है। डी भारत कोंग्सफजार्डन में एक वेधशाला के साथ साथ ग्रुवेडेट में एक वायुमंडलीय प्रयोगशाला स्थापित करने में सक्षम रहा है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असत्य है, बाद बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ए क्यों सही है? क्योंकि 1920 में भारत ने पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किया। वहीं बी भी सही है, जो कि भारतवर्ष 2013 से आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में है। वहीं डी सही है, जो कि भारत कोंग्सफजार्डन में एक वेधशाला के साथ साथ ग्रुवेडेट में एक वायुमंडलीय प्रयोगशाला स्थापित करने में सक्षम रहा है। प्रश्न संख्या 23, आर्कटिक के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, बी आइसलैंड, सी स्वीडन, डी पोलैंड। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही, कौन सा देश नहीं आता है आर्कटिक के अंतर्गत? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड नहीं आता है, नहीं तो बाद बाकी सभी आर्कटिक के अंतर्गत फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन आता है। प्रश्न संख्या 24, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने निम्न में से किस स्थल में किया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली अरावली क्षेत्र, बी प्रयागराज विंध्याचल, सी चेन्नई नीलगिरी, डी पुणे पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज विंध्याचल। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने प्रयागराज और विंध्याचल स्थल पर किया है। प्रश्न संख्या 25, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की अगली पीढ़ी है जो निम्न क्षेत्रों में इंटरसेक्शन की अनुमति देती है। पहला कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा इमेजिंग, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथा पैटर्न रिकग्निशन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2, 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2, 4, डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की अगली पीढ़ी है जो निम्न क्षेत्रों में से इंटरसेक्शन की अनुमति देती है। अर्थात किन किन क्षेत्रों में इंटरसेक्शन की अनुमति देती है? तो कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में, इमेजिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पैटर्न रिकग्निशन में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की अगली पीढ़ी है जो कि इंटरसेक्शन की कार्य करने की अनुमति देती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों का देखा है और इसके साथ ही यहीं पे कुल 25 प्रश्नों की समाप्ति भी होती है और वर्ग की भी समाप्ति करने की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।